हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो आई एम बैक अगेन हेयर with a new video with a new topic of Indian legal history, and in this we'll discuss about the Hastings Judicial Plan of 1772. Warren Hastings, a very known name of Indian legal history. Warren Hastings was appointed as the Governor General for the administration of Bengal in 1772. 1772 में बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करने के लिए वॉरेन हास्टिंग को एज अ गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था। गवर्नर जनरल बनने के साथ साथ बंगाल के वो फोर्ट विलियम के गवर्नर भी अपॉइंट किए गए थे। सो ही ऑल्सो अज्यूम द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम इन 1772। Friends, I have already told you about Fort William where it was established in my previous any video. So, if any one of you remember, please write down in the comment section. देखते हैं आप लोग कितना पढ़ रहे हैं. So, as now he has become the Governor General of Bengal and Governor of Fort William, Warren Hastings found the administration of Bengal in the utter chaos. मीन्स कि जिस वक्त वो गवर्नर जनरल बने थे उस वक्त बंगाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन था, बंगाल का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में था और अंडर केओस था। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन भी जो कंपनी की थी वो भी ख़राब थी। गाइज, इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, इन 1765। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी ड्यू टू द डुअल गवर्नमेंट, जो एक दीवानी की गवर्नमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी की और दूसरी निजामत यानी कि नवाब की जो कंपनी नवाब का जो रूल था मुर्शिदाबाद में। तो दो तरह की गवर्नमेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स क्रिएट हो गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो वही डिफेक्ट्स को अब फेसअप करना पड़ रहा था वॉरेन हास्टिंग को। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट दैट टाइम वाज वर्स, वो भी बहुत ज़्यादा वर्स थी क्योंकि उस टाइम पे कंपनी का रूल चल रहा था और कंपनी ने वहाँ पे जो भी काम किया था वो अपने बेनिफिट के लिए किया था। सिर्फ उनका ओनली मोटिव था अपने गेन्स, अपना प्रॉफिट अर्न करना। डिफ़िकल्टीज वर इंटेंसिफाइड बाय फेमाइन। उस वक्त फेमाइंस जैसी बड़ी नेचुरल कैलामिटी ने फ्यूल का काम किया था फायर में। कह सकते हैं हम कि आग में घी डालने वाला काम किया था कि इससे जो सिचुएशंस थी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट हुई थी वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। मीन्स इट एड अप द कॉम्प्लेक्स टू द मोर कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ वॉरेन हास्टिंग रियलाइज द इमीडिएट नीड फॉर द इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स। वॉरेन हास्टिंग को लगा कि वाकई में इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की नीड है, रिवाइवेशन की नीड है, तभी यहाँ पे सिचुएशंस कुछ बेटर हो सकती हैं। सो फॉर दैट ही अपॉइंटेड अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ गवर्नर एंड 4 मेंबर्स ऑफ काउंसिल। उन्होंने एक कमिटी फॉर्म की जिसमें एक गवर्नर होता था और एक 4 मेंबर्स से काउंसिल के, उसको बोलते थे कमिटी ऑफ सर्किट, कमिटी ऑफ सर्किट। एंड ही ऑल्सो अबॉलिश द डुअल सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल के अंदर, वॉरेन हास्टिंग ने उसको ख़त्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। दिस वॉज अ बैकग्राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जुडिशियल प्लान ऑफ 1772. नाउ व्हाट प्रोविजंस मेड बाय वॉरेन हास्टिंग्स? देयर वर 5 बेसिक प्रोविजंस. लेट्स सी व्हाट वर दे. फर्स्ट वॉज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया गया था? द हास्टिंग्स प्लान, जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 abolished द रेवेन्यू कोर्ट्स ऑफ मुर्शिदाबाद एंड पटना। हमने पढ़ा था पहले कि रेवेन्यू कोर्ट्स को, रेवेन्यू को संभालने का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़मींदार्स के हाथों में दे दिया गया था। उसके लिए कोर्ट्स भी फॉर्म की गई थी। आई थिंक दे वर नोन एज कचहरी कोर्ट्स। तो उसको अबॉलिश कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, जो मुर्शिदाबाद और पटना में, मुर्शिदाबाद यानी बंगाल में और पटना बिहार में ख़त्म कर दी गई थी। एंड दिस वॉरेन हास्टिंग नाउ इंट्रोड्यूस अ सुप्रीम अथॉरिटी, एक बड़ी अथॉरिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इट वॉज नोन एज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके अंदर दे यूज टू बी 1 गवर्नर एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल
फॉर कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। नाउ उन्होंने मुर्शिदाबाद और पटना में जो कोर्ट्स थी, रेवेन्यू कोर्ट्स, वो ख़त्म कर दी गई थी और उसके बजाय एक नया सुप्रीम अथॉरिटी ऑर्गेनाइज किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसके अंदर एक गवर्नर होता था और काउंसिल के सारे मेंबर्स होते थे और वही लोग रेवेन्यू कलेक्शन के वर्क को हैंडल करते थे। ये जो बोर्ड था ये ट्वाइस अ वीक बैठता था, इसकी सिटिंग्स ट्वाइस अ वीक होती थी। सो दिस वाज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड प्रोविजन वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस। किस तरह से सिविल जस्टिस एडमिनिस्टर किया गया था इस प्लान के अंडर। नाउ सिविल जजेस, सिविल केसेस को हैंडल करने के लिए एक और कोर्ट स्टेब्लिश की गई थी, दैट वाज नोन एज मुफस्सिल दीवानी अदालत। मुफस्सिल दीवानी अदालत। एंड इसको जो प्रिसाइड करता था वो एक इंग्लिश मैन होता था एंड ही वाज नोन एज कलेक्टर। कलेक्टर वाज अपॉइंटेड as a judge in each district and he used to be an English servant. Remember, they could take the court could take the cognizance of all civil cases. कोर्ट जो था वो हर प्रकार का सिविल केस हैंडल करता था जो डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट होते थे, लाइक चाहे वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, सक्सेशन से रिलेटेड हो, मैरिज से हो, प्रॉपर्टी से हो, कॉन्ट्रैक्ट्स का हो, मीन्स एवरी काइंड ऑफ सिविल केसेस इट यूज्ड टू हैंडल. Now, as I told you that the collector of this court used to be an Englishman, तो उसको वहाँ के उस एरिया के उस डिस्ट्रिक्ट के नेटिव लॉज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी. तो he had no knowledge actually of native laws and that's what the reason कि इसको असिस्ट करने के लिए दो नेटिव लॉ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था. एक होता था काजी और एक होता था पंडित. So he was assisted by the native law officers, a Qazi and a Pandit, who propounded the collector the law of Quran for Muslims and law of Shastra for Hindus. काजी जो होता था वो मुस्लिम लॉज को एक्सप्लेन करता था, जो लॉ कुरान में लिखे हैं उसको, और जो पंडित होते थे वो शास्त्रों के अंदर जितने भी लॉज लिखे हैं हिंदूज के लिए उनको उसको बताता था, ताकि कोई भी सिविल डिसीजन लेने के लिए वो उन लॉज को यूज़ कर सके, उनकी हेल्प से अपना डिसीजन सुना सके. ठीक है. अब मुफस्सिल दीवानी अदालत के जो अपील्स होती थी वो जाती थी सदर दीवानी अदालत. मीन्स मुफस्सिल दीवानी अदालत से भी ऊपर एक और कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया था जो इसकी अपील्स को हैंडल कर सके, दैट वाज नोन एज सदर दीवानी अदालत. लेकिन इसके पास अपील्स तभी जाती थी जब जो केस होता था उसकी वैल्यू 500 से ऊपर होती थी. सो दिस वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस. नाउ, and just like Board of Revenue used to have its sittings twice a week, in the same manner Mufassil Diwani Adalat had its sittings twice a week. Now third provision was, what was the procedure, like civil administration की बात तो हमने कर ली किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था सिविल जस्टिस का डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, लेकिन क्या प्रोसीजर था जिससे एडमिनिस्ट्रेशन होता था. So the collector was authorized to set up a complaint box at the door of each kacheri in which the natives could lodge their appeals or complaints. कलेक्टर को ये अथॉरिटी प्रोवाइड की गई थी ऊपर हाई अथॉरिटी से कि उसको हर कचहरी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो सेटलमेंट एट कैलकाटा में पढ़ा था कि हर जमींदार को एक कचहरी कोर्ट प्रोवाइड की गई थी जिसके अंदर वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन का वर्किंग हैंडल कर सकता था. तो ईच कचहरी कोर्ट में कलेक्टर को ये ऑथराइजेशन था कि वो एक कंप्लेंट बॉक्स जाकर रखे जिसके अंदर उस कचहरी कोर्ट का जो एरिया है वहाँ के नेटिव्स वहाँ पर उसमें जाके अपनी अपील्स या अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकें, डाल सकें. अपील्स विच हैव ग्राउंडलेस क्लेम्स कुड बी पनिश्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ सदर दीवानी अदालत. वो अपील्स जिसका जो बेस है वो ग्राउंडलेस है, मीन्स कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड है या उसके जो भी पक्ष विपक्ष हैं वो बेसलेस है. सो ऐसे अपील जो थे उनको पनिश किया जाता था और वो भी सदर दीवानी अदालत अपने बेसिस पे करती थी. कलेक्टर यूज्ड टू बी अप टू डेट रिगार्डिंग द अपील्स एंड ट्रांसमिट द सेम टू द सदर दीवानी अदालत. कलेक्टर को अपनी सारी नॉलेज रिगार्डिंग द सिविल प्रोसीजर्स, सिविल केसेस अप टू डेट रहना पड़ता था, सारी प्रोसीडिंग्स को अप टू डेट रखना पड़ता था और इन सब को डे टू डे बेसिस पे सदर दीवानी अदालत पर ट्रांसफ़र करना होता था. गाइज, वन थिंग आई थिंक
writing is very poor in this. I'm really sorry for that because I wrote down these notes in the midnight only, so please cooperate with this, okay? Now the fourth provision was provision of arbitration by consent. This provision was made in cases like debts, debt related, partnership, contracts or disputed accounts. तो ये जो प्रोविजन था ये बेसिकली इस तरह के केसेस में था, लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस कॉन्ट्रैक्ट वाले जो केसेस हो गए, या डिस्प्यूटेड अकाउंट्स हैं किसी के, या डेट्स कर्जे वाले हैं, या पार्टनरशिप वाले केसेस हैं. सो इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस, वर्शिप एंड रिलीजियस, नेटिव लॉज ऑफ कुरान एंड शास्त्र वर बाइंडिंग. अगर कोई भी केस मुफस्सिल दीवानी अदालत के पास आता था रिलेटेड टू वर्शिप, रिलीजियस या इनहेरिटेंस, तो उसमें ये बाइंडिंग था कोर्ट की ये कुरान या शास्त्रों में जो लिखा है उन्हीं लॉज पे के बेसिस पर जजमेंट अपना देंगे. द नेटिव ऑफिसर्स लाइक काजी एंड हिंदूज, काजी फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर हिंदूज दे यूज्ड टू बी पंडित्स. काजीज एंड पंडित्स, इट इज पंडित. propounded these laws to the collector को ये लोग सारे laws को explain करते थे. Now fifth and the last is administration of the criminal justice. For the administration of criminal justice, the appeals went to the supreme authority of Nizamuddin and Nawabs of Bengal, Bihar and Orissa. Like I told you that there used to be a supreme authority. नवाब बैठता था बंगाल का, बिहार या उड़ीसा में. तो क्रिमिनल जस्टिस के लिए जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो उसकी अपील्स नवाब के पास जाती थी. द नवाब्स ऑल्सो हैड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पुलिस. अपना क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ नवाब्स को अपने एरियाज में एज अ पुलिस भी वर्क करना होता था. मीन्स उसको लॉ और ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखना होता था. लेकिन जब ये जुडिशियल प्लान आया 1772 वॉरेन हेस्टिंग का, इसने क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के लिए एक कोर्ट स्टैब्लिश किया दैट वाज नोन एज मुफस्सिल फौजदारी अदालत. गाइस डोंट गेट कंफ्यूज विद मुफस्सिल दीवानी अदालत एंड मुफस्सिल फौजदारी अदालत. फॉर क्रिमिनल पर्पस, फॉर सिविल पर्पस इट वाज स्टैब्लिश्ड मुफस्सिल दीवानी अदालत, एंड फॉर criminal it was मुफस्सिल फौजदारी अदालत. So to settle the criminal cases like murder, robbery, dacoit means डकैती, so ऐसे कोई भी criminal offences को solve करने के लिए मुफस्सिल फौजदारी अदालत को establish किया गया था under the judicial plan of 1772. The appeals from this court led to the सदर निजामत अदालत. इसके ऊपर भी एक जैसे सदर दीवानी अदालत, मुफस्सिल दीवानी अदालत के ऊपर एक हायर कोर्ट था दैट वाज नोन एज सदर दीवानी अदालत. इन द सेम मैनर मुफस्सिल फौजदारी अदालत के ऊपर भी एक कोर्ट था, इट वाज नोन एज सदर निजामत अदालत. वो स्टैब्लिश किया गया था. तो मुफस्सिल फौजदारी अदालत का जितना भी अपील होती थी वो सदर निजामत अदालत पर जाती थी. इसके अंदर एक इंडियन जज बिठाया गया था, उसको बोलते थे दरोगा ई अदालत. दरोगा ई अदालत वो इंडियन होता था, ठीक है. नाउ इसको भी असिस्ट करने के लिए कुछ नेटिव ऑफिसर्स बिठाए गए थे. देवर चीफ काजी, चीफ मुफ्ती एंड 3 मौलवीज. चीफ काजी, चीफ मुफ्ती एंड चीफ 3 मौलवीज. So this was in the administration of criminal justice. I think the things are clear. It was all about the judicial plan of Warren Hastings 1772. I believe the things are clear here. I have covered every point under this, and if something will be left that I'll cover in the next video. Till then, be tuned with the channel, and for any queries write down in the comment section. And thank you so much. Have a nice day.